हेलो एवरीवन। सो इससे पहले वाली क्लास में जब हमने पेपर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको टेरिडोफाइट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो मैंने ये बताया था कि टेरिडोफाइट कहते किसे हैं, ये किस वर्ड से बना है, इसके जनक कौन हैं, और उसके अलावा टेरिडोफाइट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टेरिडोफाइट्स क्या है। तो टेरिडोफाइट्स पे अपन ने कंप्लीट बात कर ली थी कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक्स बात कर लिए थे, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी किसे कहते हैं, ये कौन से वर्ड से बना है, ये जो कंप्लीट हमने बात कर ली थी कि इसमें 2 जनरेशन चलती है, स्पोरोफिटिक चलती है, गैमेटोफिटिक चलती है। हाँ, उसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, टेरिडोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या मैं यूँ कहूँ उनके सामान्य गुण, जो उनकी हैबिट से लेके उनके लाइफ साइकिल तक का पूरा था। उसके अलावा इन टेरिडोफाइट्स में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी होती है जो इन टेरिडोफाइट्स में कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस बोल सकते हैं या फिर क्रियाएं बोल सकते हैं जो इनमें नेचुरली भी होती है और हम इन्हें इंड्यूस भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने एपोस्पोरी और एपोगेमी बताया था आपको, तो कि गैमेटोफिटिक प्लांट से डायरेक्ट स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण हो जाता है, स्पोरोफिटिक प्लांट से डायरेक्ट ही विदाउट एनी स्पोरेंजिया फॉर्मेशन डायरेक्ट ही गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो ये जो बेसिक्स हैं मैंने आपको बता दिए। हाँ, टेरिडोफाइट्स में होने वाली एपोस्पोरी और एपोगेमी पे आपके शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, या फिर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। सो आपको पूछ सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स में एपोस्पोरी या एपोगेमी को समझाएं, और बड़ा क्वेश्चन आता है टेरिडोफाइट्स में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। हाँ, अब कुछ रह रहा था उस यूनिट में, तो वो था लाइफ साइकिल। मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, 2 प्रकार की होती है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। इट मीन्स गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। जो स्पोरोफिटिक होता है, बीजाणुद्भिद होता है, वो डिप्लॉइड होता है, और जो गैमेटोफिटिक पीढ़ी होती है वो जिसे हम कहते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी, वो होती है हैप्लॉइड। सो इनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो मीन्स पीढ़ियों का एकांतरण चलता है, जैसे कि एक बार स्पोरोफिटिक पीढ़ी आई, एक बार गैमेटोफिटिक आई, फिर स्पोरोफिटिक आई, फिर गैमेटोफिटिक आई, ऐसे इनके पीढ़ियों का एकांतरण या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। तो ये तो हुई इसके अल्टरेशन ऑफ जनरेशन की बात। सो इसका मुख्य पादप शरीर मैंने बता दिया था स्पोरोफिटिक होता है, ठीक है। तो मुख्य पादप शरीर क्या होगा, स्पोरोफिटिक, जो होगा डिप्लॉइड नेचर का। अब देखो कि इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती रहती है। तो मैं इसके लाइफ साइकिल को एक ग्राफ में समझा रही हूँ। मीन्स कैसे रेफॉर्म में कि किस टाइप से स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण होता है, जो इसकी लाइफ साइकिल को आपको यहाँ पे बताएगा।
ये हुई टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल। तो ये जो मैंने तिरछी लाइन खींची है, ये इस लाइफ साइकिल को डिवाइड कर रही है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन कहाँ तक की होगी और गैमेटोफिटिक जनरेशन कहाँ तक की होगी। अब देखो, स्पोरोफिटिक प्लांट मैंने बता दिया कि बीजाणुद्भिद पादप द्विगुणित या डिप्लॉयड होता है। तो ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट डिप्लॉयड होता है, तो इस स्पोरोफिटिक प्लांट में क्या क्या होंगे, इसमें होंगे जड़, तना, पत्ती। ठीक है, इसमें जड़, तना, पत्ती बनेंगे। तो ये जो जड़, तना, पत्ती है, तो मैंने बताया था कि इनमें फ्लोरल फॉर्मेशन नहीं होता, फ्लावर का, पुष्प का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जैसे कि स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल उस लीफ को कहते हैं जिसपे स्पोरेंजिया पाई जाती है। तो स्पोरेंजिया युक्त लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं। तो स्पोरोफिल भी दो टाइप की होती है, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल कौन सी स्पोरोफिल होगी, जिस पे बड़े मेगा स्पोर्स लगते हैं, तो वो होगी मेगा स्पोरोफिल। और माइक्रो स्पोरोफिल वो स्पोरोफिल होगी जिस पे छोटे स्पोर्स या माइक्रो स्पोर्स लगते हैं। ठीक है, अब देखो, स्पोरोफिटिक प्लांट में जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तब स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया विकसित होती है। क्योंकि ये प्लांट डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, तो इसकी पत्तियां भी डिप्लॉयड होगी, तो स्पोरोफिल डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही स्पोरेंजिया का निर्माण होगा, और डिप्लॉयड स्पोरेंजिया में उपस्थित स्पोर मदर सेल्स, जिनसे कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी डिप्लॉयड ही होगी। अब देखना, स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। जैसे कि मियोसिस होता है तो जो क्रोमोसोम की नंबर है वो आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो देखो, जहाँ पे ये डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स थी, इनमें मियोसिस हुआ तो ये किस में चेंज हो गए, मियोसिस होगा तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा, इट मीन्स गुणसूत्र आधे हो गए। तो इससे बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे हो गए, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो डिप्लॉयड मदर सेल्स में मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण हुआ। अब होगा इन हैप्लॉइड स्पोर्स में जर्मिनेशन या अंकुरण। जब प्रजनन या रिप्रोडक्शन का वक्त आएगा, तब ये स्पोर्स जर्मिनेट होगी। स्पोर्स के जर्मिनेशन के बाद में इससे बनने वाला जो प्लांट प्राप्त होगा, वो कैसे होगा, गैमेटोफिटिक प्लांट। और यहाँ से स्पोर फॉर्मेशन से लेकर यहाँ की युग्मकोद्भिद या गैमेटोफिटिक जनरेशन या हैप्लॉइड जनरेशन की शुरुआत हो जाती है स्पोर के निर्माण के साथ साथ ही। ठीक है, अब ये गैमेटोफिटिक प्लांट प्राप्त हुआ जो हैप्लॉइड था। तो ये गैमेटोफिटिक प्लांट क्या होगा, प्रोथेलस। प्रोथेलस क्या होता है, जो रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, वो प्लांट क्या होगा, प्रोथेलस। तो गैमेटोफिटिक प्लांट इसमें क्या होता है, प्रोथेलस। तो ये जो प्रोथेलस है, इस पे क्या विकसित होंगे, एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम। तो एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, एंथ्रेडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये तो या तो सेम प्रोथेलस पे उग सकते हैं तो ये होमोथेलिक हो जाएंगे, और अगर ये अलग अलग थैलस पे बनते हैं तो ये हेट्रोथेलिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि एंथ्रेडियम एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करेगा, ये एंथ्रोजोइड्स हैप्लॉइड होते हैं, और आर्किगोनियम भी अपने गैमेट का निर्माण करेगी, मीन्स एग का निर्माण करेगी, जो भी हैप्लॉइड होता है। तो ये एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम अपने अपने गैमेट्स का निर्माण करेंगे, युग्मकों का निर्माण करेंगे। तो एंथ्रोजोइड्स और एग प्राप्त होते हैं। अब जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के बाद में इसमें जाइगोट बन जाते हैं। तो जाइगोट एक्चुअल में कैसी कंडीशन है, डिप्लॉइड,
जब दो हैप्लॉइड मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, डिप्लॉइड। तो आपको पता है कि जब गैमेट फ्यूजन होता है तब जाइगोट का निर्माण होता है, तो ये जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड। और इसके साथ ही टेरिडोफाइट्स की गैमेटोफिटिक पीढ़ी का अंत हो जाता है, एंड हो जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद से स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब ये किसका निर्माण करेगा, स्पोरोफिटिक प्लांट का, और इस तरह ये पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, ये आपको कवर करना है बुक इशू करवा के। क्योंकि टेरिडोफाइट्स के आर्थिक महत्व और क्लासिफिकेशन पर भी क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट सेकंड जो है, जिसमें जो फर्स्ट प्लांट है वो है स्लेजिनेला। तो हम टेरिडोफाइट्स का इंट्रोडक्शन ले रहे थे इतनी देर तक, और अब देखो ये यहाँ से इसके मेंबर्स शुरू हो गए हैं टेरिडोफाइट्स के। तो सबसे पहले किसी भी प्लांट को पढ़ने के लिए हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम है माइक्रोफिलोफाइटा, डिवीज़न है ग्लोसोप्सिडा, ऑर्डर है स्लेजिनेल्स, क्लास है शिलेजिनेसी, और जीनस है स्लेजिनेला। तो किसी भी, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो या वो जिम्नोस्पर्म हो या फिर वो एल्गी या फंजाई हो, हम अगर किसी मेंबर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेना चाहिए। सो क्लासिफिकेशन में माइक्रोफिलोफाइटा इसका किंगडम है, डिवीज़न है ग्लोसोप्सिडा। ग्लोसोप्सिडा क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे लिग्यूल कहते हैं, और लिग्यूल का आधारीय भाग ग्लोसोपोडियल कहलाता है। तो इसके बेस पे इसे ग्लोसोप्सिडा डिवीज़न दिया गया है। ठीक है, अब ऑर्डर है स्लेजिनेल्स, क्लास है स्लेजिनेसी, जीनस है स्लेजिनेला। तो आपको पता है कि एल्स कब लगता है, एसी कब लगता है, फाइटा कब लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट। अब देखो, स्लेजिनेला को
क्लब मॉस या स्पाइक मॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कि क्लब मॉस या स्पाइक मॉस किसे कहते हैं तो इस पर हाफ नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्लब मॉस किसे कहते हैं या स्लेजिनेला का सामान्य नाम बताइए। तो देखो, स्लेजिनेला को क्लब मॉस या स्पाइक मॉस भी कहते हैं। भारत में लगभग इसकी 70 स्पीसीज या 70 जातियां पाई जाती है लगभग। ठीक है, और इसकी कुछ मरुस्थलीय जातियां भी या जीरोफाइट्स, कुछ स्लेजिनेला जीरोफाइट्स की कैटेगरी में भी आते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्लेजिनेला विगटाई, सो अभी एक मेंबर ही मुझे याद है। तो देखो, स्लेजिनेला वास्तव में क्या है कि मैंने बताया कि ये एक टेरिडोफाइट ही है। ठीक है, टेरिडोफाइट है। उसके अलावा इसमें मैंने बताया कि टेरिडोफाइट्स रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये ऐसे पहले प्लांट होते हैं, ऐसे पहले प्लांट जो जिसने अपना अस्तित्व स्थापित किया या अपना अस्तित्व बनाया। वो कैसे प्लांट कि इनमें सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ, संवहन तंत्र या स्टिलर सिस्टम इनमें विकसित हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें पुष्प का निर्माण या फ्लोरल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंदर रखा गया है, अपुष्पोद्भिद पादपों के अंतर्गत रखा गया है। अब देखो, ये जो स्लेजिनेला है ये टेरिडोफाइट्स का एक मेंबर है जिसका क्लासिफिकेशन अब मैंने बता दिया, हैबिट एंड हैबिटेट में आता है कि इसका सामान्य नाम क्या है। इसे क्लब मॉस व स्पाइक मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में लगभग इसकी 70 स्पीसीज है और इसकी जो मरुस्थलीय जाति या इसकी जो मरुस्थलीय प्रजाति है उसमें है स्लेजिनेला विगटाई, एक मरुस्थलीय प्रजाति भी है। मैंने बताया कि ये नम व छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं। तो ये मरुस्थलीय प्रजाति है इसकी। उसके अलावा ये सूखने के बाद गेंदनुमा संरचना बना लेते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो हवा के साथ इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है, तो ये सूखने के बाद में गेंदनुमा संरचना बना लेते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये स्पोरोफिटिक प्लांट में चेंज हो जाते हैं या इनको नमी मिलने पे ये वापस से स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। इट मीन्स इनमें पुनर्जनन की क्षमता भी पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता भी पाई जाती है। सो ये तो बात हुई इसके क्लासिफिकेशन पे, इसके हैबिट और हैबिटेट पे। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। तो हम यहाँ पे जितने भी मेंबर्स पढ़ेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों पे बात करेंगे। मीन्स उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बात करेंगे हम एक्सटर्नल की, बाह्य संरचना। तो स्लेजिनेला के स्पोरोफिटिक प्लांट को ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम किसकी पढ़ रहे हैं? स्पोरोफिटिक प्लांट। तो हम अगर इसके स्पोरोफिटिक प्लांट की बात करें तो स्लेजिनेला के स्पोरोफिटिक प्लांट की संरचना को हम निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टेम, सेकंड है लीफ, थर्ड है रूट एंड राइजोइड्स, राइजोफोर्स। तो जो स्लेजिनेला का स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, बीजाणुविद पादप होता है, उसे निम्न 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेम, लीफ और रूट और राइजोफोर्स। अब देखो स्टेम की बात करते हैं। तो स्लेजिनेला का स्टेम अरीय होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है। इरेक्ट मीन्स ये एरियल पार्ट होता है। स्लेजिनेला का स्टेम एरियल होता है, वायवीय होता है, ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट होता है। ये
ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सिलेजिनेला का जो स्टेम होता है वो उर्ध्व होता है, वायवीय होता है, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है, मीन्स वो शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है, और पत्तियों युक्त होता है। उसके अलावा उस पर क्यूटिकल पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी लीफ की। तो सिलेजिनेला का प्लांट हेटेरोफिलस होता है, मीन्स इस पे 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, या इस पे पाई जाने वाली पत्तियां द्विरूपता दर्शाती है, डायमॉर्फिज्म। तो सिलेजिनेला का स्टेम पत्तियों युक्त होता है। इस पे पाई जाने वाली पत्तियां द्विरूपता दर्शाती है, डायमॉर्फिज्म दर्शाती है। कैसे कि इस पे पाई जाने वाली पत्तियां 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की कैसे होगी, मेगाफिलस और माइक्रोफिलस। अब देखो कैसे होगी। इसकी पत्तियां इसके तने पे चारों ओर सर्पिल क्रम में लगी हुई होती है। जैसे ये स्टेम है तो ये सर्पिल क्रम में लगी हुई रहेगी, और जो इसकी मुख्य पत्तियां होती है जो बड़े आकार की होती है वो हरे रंग की पत्तियां होती है। ये पत्तियां अंडाकार, भालाकार वह साइज में बड़ी होती है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य पत्तियां होती है वो कैसी होती है, अंडाकार या भालाकार होती है, साइज में बड़ी होती है और सर्पिल क्रम में लगी हुई होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी नहीं होता ही है सिलेजिनेला में कि ये जो मुख्य पत्तियां होती है इनकी, इन पत्तियों पर, जैसे कि ये सिलेजिनेला की पत्ती है, तो इस पत्ती पे ऊपर की तरफ सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे, तो अपर सरफेस पे एक जीभनुमा इन पत्तियों पर कभी कभी होती है। सिलेजिनेला की मुख्य पत्तियों पे जो हरे रंग की होती है, इनकी ऊपरी सतह या अपर सरफेस पे आधार की तरफ, बेस की तरफ एक जीभनुमा छोटी पतली झिल्ली युक्त पारदर्शी पत्ती जैसी संरचना लगी हुई होती है, जिसे लिग्यूल कहते हैं। ठीक है, तो लिग्यूल का पता चल गया कि लिग्यूल किसे कहते हैं, कि जो सिलेजिनेला की मुख्य हरी पत्तियां होती है जो अंडाकार या भालाकार होती है, सर्पिल क्रम में लगी हुई होती है। इन पत्तियों की ऊपरी सतह पे आधार की तरफ एक पारदर्शी छोटी जीभनुमा संरचनाएं लगी हुई होती है जो दिखने में पत्ती जैसी होती है, जिसे लिग्यूल कहते हैं। और इस लिग्यूल के क्या फंक्शन होते हैं कि ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में काम आती है, जल के अवशोषण में काम आती है, उसके अलावा ये सीक्रेशन का कार्य भी करती है और ये तने को सूखने से बचाने का कार्य करती है। सो ये कंप्लीट अपनी बात हुई सिलेजिनेला की मॉर्फोलॉजी पे। हाँ, एक चीज़ छूट रही है इसमें, रूट। तो जो सिलेजिनेला की रूट्स होती हैं, तो सभी को पता है कि रूट्स अंडरग्राउंड भी होती है। ठीक है, तो इसमें रूट्स अंडरग्राउंड होती है, मीन्स भूमिगत भाग में पाई जाती है, और एडवेंटिशियस होती है, मीन्स अपस्थानिक जड़ें होती है, जो जैसे कि मोनोकोट्स में पाई जाती है अपस्थानिक रूट्स, वैसे ही सिलेजिनेला में पाई जाने वाली रूट्स एडवेंटिशियस या अपस्थानिक जड़ें होती है, और ये भूमिगत होती है। जैसे कि मोनोकोट्स में होती है अपस्थानिक जड़ें, वैसे ही सिलेजिनेला में भी होती है। अब देखो राइजोफोर, तो राइजोफोर तने के आधार से निकलने वाली लंबी बेलनाकार पतली संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो राइजोफोर स्टेम जैसे ही संरचना होती है, राइजोफोर स्टेम जैसे ही संरचना होती है जो स्टेम के आधारीय भाग से निकली हुई होती है। ये लंबी बेलनाकार पतली
संरचनाएं होती है जिन पे पत्तियों का अभाव होता है और एक तने से एक ही राइजोफोर विकसित होता है। ठीक है, सो ये हुई इसकी बेसिक्स मॉर्फोलॉजी की बात कि इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, इसकी बाह्य संरचना कैसे होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।